Good morning, everyone. Today, next chapter is the accounting for bill of exchange. Okay, ये टॉपिक हमारे पास में चैप्टर अकाउंटिंग फॉर द बिल ऑफ एक्सचेंज. तो बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या चीजें थी सिंपल सा हमारे पास में आपने इससे पहले अपने पढ़ा था आपके पास में कि बिल रिसीवेबल एंड बिल पेबल. तो टोटल जो डिस्कशन करना है हमें किसके बारे में करना है, बिल रिसीवेबल के बारे में और बिल पेबल के बारे में. तो बिल रिसीवेबल हमारी क्या होती है, असेट्स होती है हमारे पास में, और बिल पेबल हमारी क्या होती है, लायबिलिटीज हमारे पास में होती है पास में. ठीक है ना. तो ये अपने पास किसका पार्ट होता है, ट्रेड रिसीवेबल का पार्ट होता है क्या, बिल रिसीवेबल और डेटर्स, और ट्रेड पेबल का पार्ट होता है क्या चीज, क्रेडिटर्स और बिल पेबल. तो सिंपल से बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है आपके पास में, तो सिंपल से हमारे पास में क्या है, जब हमने किसी पर्सन को गुड सोल्ड किया, ठीक है ना, ऑन क्रेडिट सोल्ड किया हमारे पास में, ठीक है ना, वो हमारा कौन हुआ, डेटर्स हमारे पास में. ठीक है ना, वो हमारा क्या हो, क्रेडिटर्स. हमने किसी पर्सन से गुड्स परचेज किया, वो हमारा कौन है, क्रेडिटर्स हुआ. ये तो सिंपल कंडीशन हमारे पास में आपके पास. अब कंडीशन ऐसी, हम ऐसे किसी अननोन पर्सन से बिजनेस करते हैं आपके पास में जिसकी हमको जिसका क्रेडिट वर्थनेस कम हो हमारे पास में, तो ऐसी कंडीशन हम क्या करते हैं सिंपल सा, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, एक बिल लिखते हैं अपन. ठीक है ना, अभी तक गुड सोल्ड किया किसी पर्सन को, तो वो कौन था, हमारा डेटर्स था. अगर हमें उस पर बिलीव नहीं है तो हम एक बिल रिटर्न करते हैं आपके पास में. ठीक है ना, और उस बिल पर क्या लिखते हैं सिंपल सा, आई गुड सोल्ड टू दिस पर्सन, ही विल पे मी आफ्टर 3 मंथ. वो 3 महीने बाद हमें पेमेंट करेगा, और उसके सामने शो करते हैं, उसको बिल को एक्सेप्ट करता है, आई विल पे. ठीक है ना. तो जो सिंपल सा हमारे लिए तो क्या होगा, बिल रिसीवेबल होगा, और उसके लिए क्या होगा, बिल पेबल. ठीक है ना. तो सिंपल से बिल ऑफ एक्सचेंज का यहाँ आगे पूरा डिटेल्स सबके पास में. तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग ऑन एंड कंडीशनल ऑर्डर साइन बाय द मेकर. सिंपल सा बिल ऑफ एक्सचेंज का एक इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास में, इन राइटिंग एंड कंटेनिंग इन अनकंडीशनल ऑर्डर साइन बाय द मेकर. सिंपल सा का बिल ऑफ एक्सचेंज एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके बेस पर हम बिन्स को ट्रेड करते हैं आपके पास में. हम क्या करते हैं, बिन्स करते हैं अनकंडीशनल ऑर्डर. इसमें कोई कंडीशन नहीं होती है कि ये काम करोगे तो ही आपको पेमेंट करेगा, ये आपके इसमें साइन बाय द मेकर. और साइन कौन करता है, मेकर. मेकर का मींस जो बिल को क्या करता है, राइट करता है, बिल को जो लिखता है आपके पास. और बिल कौन लिखेगा, ये अपन आगे डिस्कस करेंगे उसमें. डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन, एक पर्सन के ऊपर बिल लिखा रहता है आपके पास में, टू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी ओनली टू. और ये लिखा रहता है कि जो ये फिक्स अमाउंट है ये आपको क्या करना है, पेमेंट करना है. और टू ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बियर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. तो बिल में सिंपल से क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास में, ट्रेडिंग का एक हमारे पास में क्या इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करने के पास में. ठीक है ना, जिसमें क्या अनकंडीशनल होता है, और जो मेकर होता है जो बिल को राइट करता है वो उस पर साइन करता है आपके पास में. दूसरी हमारे पास में क्या है कि इसमें लिखा रहता है कि सर्टेन सम, ये अमाउंट पेमेंट करना है किसको, या तो बिल में जिस पर्सन को दे रखा है उस पर्सन को पेमेंट करना है, या बिल का जो बियरर है जो लिखने वाला है उसको पेमेंट करना है इसमें. ठीक है ना. तो बिल का पेमेंट मैं खुद भी ले सकता हूं, और मेरे अकॉर्डिंग चाहे तो थर्ड पर्सन कोई पेमेंट हो सकता है. तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, सिंपल सा बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, अनकंडीशनल ऑर्डर आपके पास में, क्या है, अनकंडीशनल ऑर्डर साइन बाय द मेकर. तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, एन इंस्ट्रूमेंट, एक क्या है, इंस्ट्रूमेंट है इन राइटिंग, रिटर्न में होता है आपके पास में. दूसरा क्या है, कंटेनिंग अनकंडीशनल, जिसमें कोई कंडीशन नहीं होती है, ऑर्डर साइन बाय द मेकर. ठीक है ना. तो सिंपल अनकंडीशनल ऑर्डर है, कोई कंडीशन नहीं होती, बस ये करोगे तो पेमेंट होगा, ऐसा नहीं है आपके पास में. ठीक है ना. डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन, एक सर्टेन पर्सन को पेमेंट करना है, टू पे अ सर्टेन सम, ए फिक्स अमाउंट ऑफ द मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर, या तो मुझे पेमेंट किया या मेरे अकॉर्डिंग मैं जिस पर्सन को करता हूं उसको पेमेंट करना है आपके पास में. तो ये तो इसका आपके पास में क्या हो गया, सिंपल सा मीनिंग आपके पास में हो गया. अब इसके फीचर्स क्या क्या है, रिटर्न ऑर्डर होता है, इसी से निकल जाएंगे, रिटर्न में होता है आपके पास में. इट इज अ ड्रॉन एंड साइन बाय द मेकर और ड्रॉअर. इसको बिल को लिखता कौन है, ड्रॉइंग का मींस बिल को राइट कौन करता है, बिल को राइट एंड साइन कौन करता है, जो बिल को मेक करता है या जो बिल को लिखता है, ड्रॉअर. ठीक है ना. ड्रॉअर का मींस आपको कौन होता है, जो सेलर होता है आपके पास में, आगे आएगा. इट इज अनकंडीशनल ऑर्डर टू द पर्सन, ये कोई कंडीशन नहीं होती है, पर्सन ड्रॉई टू पे द स्पेसिफिक अमाउंट एंड ड्रॉई मस्ट बी एक्सेप्टेड. तो इस सिंपल से क्या अनकंडीशनल ऑर्डर होता है पास में, ड्रॉअर इसको लिखता है आपके पास में, ड्रॉई इसको क्या करता है, एक्सेप्ट करता है. एक्सेप्ट करने के मीन से आई विल पे दिस अमाउंट. ओके, द स्पेसिफिक अमाउंट इज पेबल टू द पर्सन नेम इन द बिल. या तो बिल में जिस पर्सन का नाम दे रखा है उसको पेमेंट करो, या फिर
मुझको खुद को पेमेंट करो। नेक्स्ट क्या है, द स्पेसिफाइज द डेट बाय विच द अमाउंट शुड पेड, और फिक्स डेट होती है उसमें कि जिस डेट को अमाउंट आपको क्या करना है, पेमेंट करना है। इट एक्सेप्ट बाय द ड्रॉई टू मेक द लीगल डॉक्यूमेंट, जैसे ही ड्रॉई इसको एक्सेप्ट करता है ये क्या होता है, लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है, एविडेंस हो जाता है हमारे पास में। तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या आपके पास में एक इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास में, अनकंडीशनल ऑर्डर है, मेड बाय द कौन करता है इसको, ड्रॉवर लिखता है आपके पास में, ठीक है ना, जिसके साइन होता है पास में। सर्टेन सम, एक सर्टेन सम, सर्टेन डेट को, जो फिक्स डेट है उस डेट को पेमेंट करना है। पेमेंट किसको करना है, या तो मुझे पेमेंट को, बेयर को, या मेरे अकॉर्डिंग में जिस पर्सन का नाम लगता हूं उसको आपको पेमेंट करना है आपके पास में, ठीक है ना। तो ये इसी से फीचर निकल जाती है हमारे पास में। अब सिंपल सा कितनी पार्टी होती है, सिंपल सा इसे मेनली आपके पास में 3 पार्टीज होती है आपके पास में, एक ड्रॉअर होता है, एक ड्रॉई होता है, एक पेई होता है आपके पास। देखो आपके पास में मेनली इसमें कितनी पार्टीज है, 3 पार्टीज है हमारे पास में। देखो अपन यहां लेते हैं आपके पास में 3 पार्टीज आपके पास में, और आपके पास इसके लेके चलते हैं इसमें। देखो इसमें मेनली हमारे पास 3 पार्टी होती है। नंबर 1 पार्टी जो हमारे पास होती है, ड्रॉअर होता है आपके पास में। दूसरी पार्टी ड्रॉई होती है, और तीसरी पार्टी कौन होती है, पेई होती है आपके पास में। ये 3 पार्टी हमारे पास में। सिंपल सा हमने किसी को गुड्स सोल्ड किया, हमने क्या किया, ये सेलर है हमारे पास में, इसने गुड्स सोल्ड किया, ये बायर है हमारे पास में, इसने गुड्स सोल्ड किया, इसको आपके पास में, ये ए है और ये कौन है, बी है हमारे पास में, ठीक है ना। ये सेलर हुआ, अभी लेते हैं इसको, बाद में लिखेंगे डार्क कौन है। देखो ऐसे हुआ, क्लियर कर, देखो आपके पास में ये ए है, ये बी है। ए ने गुड्स सोल्ड किया है, बी को गुड्स सोल्ड किया है, बी कौन हो गया, डेटर्स हो गया आपके पास में। ये कौन हो गया, डेटर्स है आपके पास में, ये कौन है, क्रेडिटर्स के लिए, ठीक है ना। ये पैसे लेने वाला है और ये पैसे कौन है, देनदार है, डेटर्स है आपके पास में। ए ने गुड्स सोल्ड किया है बी को, ये सेलर हुआ और ये बायर हुआ आपके पास में, ठीक है, 2% आपके पास में हुआ, ठीक है ना। गुड्स सोल्ड किया है ऑन क्रेडिट, कंडीशन क्या है, ऑन क्रेडिट आपके पास में, ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट आपके पास में। अब क्या होता है, इस पर्सन को इस पर बिलीव नहीं है, या अननोन पर्सन है, न्यू पर्सन है, तो ये पर्सन क्या करता है, बिल राइट करता है। क्या करता है कि बिल राइट करता है अपनी तरफ से, सिंपल सा आपके पास में, कि मैं आपको गुड सोल्ड कर रहा हूं और यू विल पे मी आफ्टर 3 मंथ, आप मुझे 3 महीने बाद क्या करोगे, पेमेंट करोगे पास में। तो ये पर्सन बिल राइट करता है, बिल का राइटर होता है आपके पास में, या बिल का मेकर होता है आपके पास में, बिल को लिखने वाला आपके पास में, ये बिल लिखता है आपके पास में, और प्रिंटेड होती है, खाली नाम लिखना पड़ता है आपके पास में, ठीक है ना। यहाँ डेट होती है आपके पास में, ठीक है ना, यहाँ फर्म का नाम होता है, और ये लिखता है आई गुड सोल्ड टू बी ₹10,000, ही विल पे मी आफ्टर 3 मंथ, ये मुझे 3 महीने बाद पेमेंट करेगा, और अपने साइन करता है इसका। ये बिल लिखा है। बिल लिखने वाला कौन होता है, हमेशा सेलर होता है, ध्यान रखना। बिल लिखने वाला कौन होता है, सेलर होता है, इसको गुड सोल्ड किया है, ये इसका डेटर स्टेटस, ठीक है ना। अभी तक तो क्या था, क्रेडिटर्स था हमारे पास में। अब जैसे बिल लिखा, जिसे बिलीव नहीं है, बिल इससे लिखा है, ये बिल का राइटर कहता है या बिल का मेकर कहलाता है आपके पास में, ठीक है ना। और इसने क्या लिखा कि मैंने बी को गुड सोल्ड किया है और वो मुझे 3 महीने बाद पेमेंट देगा, और साइन कर लेके पास में, ठीक है ना। और सिंपल सा इस पर्सन से क्या करे, इसको एक्सेप्ट कर लेता है, एक्सेप्ट, ये बिल को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, क्या करता है, बिल को एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करने का मींस आई विल पे यू आफ्टर 3 मंथ, ठीक है ना। ये बिल की इसके पास शो करता है, बिल को क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है, बिल को क्या करता है, बिल को एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं आपको 3 महीने तक पेमेंट करूंगी, उसने गुड खरीदा है। एक तरफ तो क्या होता है, गुड लोडिंग होता है, दूसरा बिल लिखता है, दूसरा एक्सेप्ट कर लेता है बिल को, और बिल को वापस अपने पास ले लेता है अपने पास में। तो यहां तक तो ये क्रेडिटर्स था। यहां जैसे बिल लिखता है, इसका नाम चेंज हो जाता है, कौन होता है, ड्रॉअर हो जाता है, और यहां इसका नाम क्या होता है, ड्रॉई हो जाता है आपके पास में, ठीक है। तो सिंपल सा ये सेलर है, ये बायर है हमारे पास में, इसने गुड सोल्ड किया है, इसको आपके पास में गुड परचेज किया है, तो ये क्रेडिटर्स हुआ, ये कौन होगा, अभी डेटर्स इसके लिए, ठीक है ना। ये पैसे लेने वाला, ये पैसे देने वाला पास में। अभी तक तो क्रेडिटर्स और डेटर्स है, ये ऑन क्रेडिट है आपके पास में, ये भी ऑन क्रेडिट है। अब सिंपल जैसे इसने गुड सोल्ड किया, बिल कौन लिखता है, हमेशा
सेलर लिखता है, बिल हमेशा कौन लिखता है? सेलर लिखता है। मेकर ये लिखता है, बिल को राइट करने का काम क्या सेलर का होता है। ये बिल लिखता है कि मैंने इसको गुड सोल्ड किया है और ये आफ्टर 3 मंथ ही विल पे मी आफ्टर 3 मंथ अमाउंट दिस अमाउंट, और फिर साइन कर देता है बस। ये बिल इसके सामने शो करता है, बिल को एक्सेप्ट करता है, हाँ भाई मैंने गुड्स खरीदा है तो मैं पेमेंट करूंगा, सिंपल सा। ये वापस बिल अपने पास रख लेता है, सिंपल सा। ये चीज इसके पास में होती है। अब जैसे बिल लिखा जाता है ना, तो इसके लिए तो ये होता है बीआर, इसके लिए तो क्या होता है? बिल रिसीवेबल होता है, और इसके लिए क्या होता है? बिल पेबल होता है। इसके लिए क्या होता है? बिल रिसीवेबल होता है और इसके लिए बिल पेबल होता है। लेकिन अब नाम चेंज हो जाते हैं आपके पास में। जब तक बिल नहीं लिखा था तो ये क्रेडिटर्स था, डेटर्स था। अब ये कौन हो गया? ड्रॉअर हो गया, या इसे क्या कहते हैं? राइटर हो गया। ये कौन हो गया? बिल का मेकर आपके पास में होगा। ये पर्सन कौन हो गया? ड्रॉई हो गया, या बिल को एक्सेप्ट करने वाला हो गया। इसके लिए बिल पेबल है, इसके लिए लायबिलिटीज कहलाएगी, इसके लिए बिल रेशियो क्या है? असेट्स है हमारे पास में। इस तरह से ये प्रोसेस हमारे पास में होता है आपके पास में, ठीक है। तक अब आगे देखते हैं इसको, आगे क्या है इसमें, सिंपल सा। अब इसमें क्या बताया था? 3 पार्टीज होती है हमारे पास में, है ना? 3 पार्टीज होती है। ड्रॉअर का हमेशा कौन बताया? सेलर आपके पास में। ये कौन होगा? सेलर 100%। ड्रॉई ये बायर आपके पास में, ठीक है ना। इसके लिए क्या है? बिल रिसीवेबल है, और इसके लिए क्या है? बिल पेबल है आपके पास में। अब देखो आपके पास बिल कौन लिखता है? ये बिल लिखता है, ये बिल का राइटर है आपके पास, और ये बिल का एक्सेप्ट करने वाला है। अब क्या होता है आपके पास में? पेई कौन होता है? पेई वो पर्सन है जो पेमेंट रिसीव करता है, पेमेंट रिसीवर। अब सुनो पेमेंट रिसीवर, अब सुनो मेरी बात, इसमें क्या है? पेमेंट रिसीवर ये खुद भी हो सकता है, ड्रॉई। पेमेंट रिसीवर कौन हो सकता है? ड्रॉअर भी हो सकता है खुद। पेमेंट रिसीवर कौन हो सकता है? ड्रॉअर भी हो सकता है। भी इसने गुड सोल्ड किया, बिल लिखा, इसने बिल एक्सेप्ट किया, और इसने इसका टाइम, इसको पेमेंट इसको करना, तो पे ये हो सकता है। लेकिन बिल में कई बार क्या होता है आपके पास में? ड्रॉअर क्या करता है? कंडीशन डाल देता है। इसका मीनिंग में क्या था? पेमेंट टू मी, या तो मुझे पेमेंट को, या मेरे अकॉर्डिंग दिस पर्सन को पेमेंट करो, जिस पर्सन का नाम मैं बिल में रखूं। तो ये क्या करता है? कई बार इस बिल को ट्रांसफर कर देता है दूसरे पर्सन को, एंडोर्स कर देता है, और बिल में लिख देता है कि आप इस पर्सन को पेमेंट कीजिए, ठीक है ना। तो जब ये पर्सन किसी बिल को ट्रांसफर कर दे, ये कह दे कि 20,000 का पेमेंट मुझे ना करके इस पर्सन को किया जाए पास में, तो वहां पेई कौन हो जाएगा? जो थर्ड पर्सन होगा पास में, वो हमारा कौन कहलाएगा? पेई कहलाएगा। तो यहाँ पर ड्रॉअर खुद ही पेमेंट रिसीवर करने वाला, या थर्ड पार्टी आपके पास में? थर्ड पार्टी भी पेई हो सकती है। पेई का मींस पेमेंट रिसीव करने वाला है, खुद हो सकता है। दूसरे तरीके क्या है? ये बिल में कह दे कि यार मुझे पेमेंट ना करके आप रवि को पेमेंट कर दो, तो ड्रॉई कौन हो जाएगा आपके? पेई कौन हो जाएगा? रवि आपके पास में। इस तरह से पेई वो पर्सन था जो पेमेंट को रिसीव करता है, तो ये खुद भी हो सकता है, और ये बिल चाहे तो किसी और पर्सन को ट्रांसफर कर दे, है ना, या एंडोर्स कर दे, तो वो पर्सन थर्ड पार्टी हमारी कौन हो सकती है? पेई हमारे पास में हो सकती है। ओके, नेक्स्ट हम इसमें लेते हैं क्या है? टाइप्स ऑफ बिल है हमारे पास में। क्या है? टाइप्स ऑफ बिल। तो बिल ऑफ एक्सचेंज मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट कहलाता है ट्रेड बिल कहता है, और दूसरा हमारे लिए क्या कहता है? एकोमोडेशन बिल। ट्रेड बिल का मींस होता है बिजनेस में जो ट्रेडिंग करते हैं, या बिल हमने बिजनेस में क्या है? सेलिंग और बाइंग के लिए करते हैं, तो उसके लिए जो बिल रिटर्न किया जाएगा, पीआर और बिल पेबल होगा, वो ट्रेड बिल आपके पास। एकोमोडेशन का बिल का मिस होता है, वहां अपन सेलिंग और बाइंग नहीं करते, बल्कि एक दूसरे की हेल्प के लिए अपन क्या करते हैं? बिल को लिखते हैं, दूसरा पर्सन उसको एक्सेप्ट कर लेता है, और पहला पर्सन को बैंक से क्या लेता है? उसको डिस्काउंट कर लेता है आपके पास में, ठीक है ना। तो वो बिल हमारे पास एक दूसरे की हेल्प के लिए होते हैं, उसमें कोई भी सेलिंग और बाइंग नहीं होती है, सिंपल तक पास में। अब आते हैं एडवांटेज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। फर्स्ट एडवांटेज है फैसिलिटेट परचेज एंड सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट। बहुत इजी वे है जिसके बेस पर हम क्या कर सकते हैं? परचेजिंग कर सकते हैं और सेलिंग कर सकते हैं, क्योंकि अनकंडीशनल, इसमें कोई कंडीशन नहीं होती कि ये कंडीशन होगी तो ही हम सेलिंग करेंगे, ये कंडीशन होगी तो ही हम परचेज करेंगे पास में, ये कंडीशन होगी तो ही पेमेंट, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है। इट इज द इजी वे टू ट्रेडिंग, ठीक है। नेक्स्ट, सर्व एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस। ये एक फाइनेंस का क्या सोर्स है मेरे पास में। सोर्स कैसे? सिंपल सा, मैंने किसी पर्सन को गुड सोल्ड किया अपने पास में, ठीक है ना, उस पर्सन के पास पेमेंट नहीं है, मैंने बिल लिखा उसके पास में, ठीक है ना। अब मुझे पैसे की जरूरत करनी पड़ जाए तो मैं उस बिल को बैंक से क्या कर सकता हूं? डिस्काउंट करा सकता हूं, बैंक से टाइम से पहले पेमेंट ले सकता हूं। तो ये सोर्स हो गया किसका? फाइनेंस का हमारे पास में। नेक्स्ट, इजी टू रिकवर टू अमाउंट। बहुत इजी है, बिकॉज
हमने उस पर्सन से उस बिल को क्या एक्सेप्ट कराया है, लीगल एविडेंस हो गया, तो हम उसको ध्यान दिलाने की जरूरत नहीं है, अपना आप ही टाइम पर पेमेंट करेगा। नेक्स्ट क्या है, एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट का हमेशा बिल को ट्रांसफर कर देना। सिंपल सा क्या होता है, मैंने किसी पर्सन को गुड्स सोल्ड किया 10,000 का, ठीक, और मुझे 10,000 किसी थर्ड पार्टी को देना है, बिल मेरे पास रखा हुआ है, साइन मेरे पास रखा हुआ है, मैं उससे एक्सेप्ट करा के अपने पास रख लिया। अब मैं क्या करता हूं, उस बिल को एंडोर्स कर देता हूं, ट्रांसफर कर देता हूं थर्ड पार्टी को, और उससे क्या कहता हूं, आप उसको पेमेंट कर देता हूं, वो कहता है एंडोर्स करना। आपके पास में सेम अमाउंट होना चाहिए, सेम डेट होना चाहिए। नेक्स्ट है सर्टेनिटी ऑफ द पेमेंट। पेमेंट की क्या निश्चितता है कि इतने टाइम बाद हमें पेमेंट मिलेगा ही, फिक्स है, उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, कन्वीनिएंट मीन्स ऑफ ट्रेड प्रिविडेंस। ट्रेड करने का एक इजी वे है हमारे पास में, ठीक है ना, स्मूथली हम रनिंग कर सकते हैं, किसी से उधार मांगने की जरूरत ही नहीं हमारे पास में। नेक्स्ट वैलिड एविडेंस ऑफ डेब्ट्स। डेब्ट्स का एक वैलिड एविडेंस है, क्योंकि वो एक लीगल एविडेंस होता है। जैसे ही बिल को ड्रॉई एक्सेप्ट करता है, बिल लीगली एविडेंस हो जाता है पास में, और यदि पेमेंट नहीं करता है तो हम कोर्ट केस भी उसके ऊपर कर सकते हैं, सिंपल सा। तो ये क्या एक वैलिड एविडेंस है आपके पास में। आगे देखते हैं हमारे पास में इसमें नेक्स्ट आता है हमारे पास है प्रोमिसरी नोट। मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे लिए क्या है इस टॉपिक में, वो है बिल ऑफ एक्सचेंज के पास में। लेकिन प्रोमिसरी नोट क्या होता है, सिंपल सा, वो भी देख लो आपके पास में। प्रोमिसरी नोट क्या सिंपल सा क्या है, एंड प्रोमिस नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। प्रोमिस नोट भी क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, रिटर्न होता है, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। इसमें वो भी अनकंडीशनल का, ये भी अनकंडीशनल, साइन बाय द मेकर। अब यहां साइन बाय द मेकर एंड टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू or to the order of a certain person or the bearer of the instrument आपके पास में, या तो उसको पेमेंट कर रहे हैं या उसके अकॉर्डिंग दिस पर्सन के पास में। अब देखो हमारे पास में सिंपल सा क्या है, हमारे पास में यहां पर हमारे पास में क्या है, अब हमारे पास में क्या है, यहाँ बिल कौन लिखता है, यहां समझने की चीज है आपके पास में। देखो पहली वाली प्रॉमिस, पहली बात तो क्या आपके पास दो पार्टीज है हमारे पास में, वहां दो पार्टीज हैं, सिंपल सा, एक तो आपके पास में बायर है और ये सेलर है हमारे पास में। बिल ऑफ एक्सचेंज में सिंपल सा क्या हुआ करता था, ये बिल लिखता था और ये बिल को एक्सेप्ट करता था, ये ऑर्डर देता था आपको कि मुझे आपको इतना पेमेंट करना है, ठीक है ना। लेकिन यहां क्या होता है, बिल कौन लिखता है, सिंपल सा ध्यान रखना, बिल यहां दो पार्टीज हमारे पास है। फर्स्ट पार्टी ये हमारे पास में, बिल का मेकर कौन होता है, जो बिल गुड्स परचेज करता है ना, वो बिल का मेकर होता है। बिल कौन लिखता है, जो गुड्स परचेज करता है वो बिल का मेकर होता है। वो बिल लिखता है कि मैंने आपसे गुड्स, आई परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, आई विल पे आफ्टर 3 मंथ, आई प्रॉमिस टू पे आफ्टर 3 मंथ। इसका मींस ये प्रॉमिस करता है मैं 3 महीने बाद आपका पेमेंट कर दूंगा। तो बिल का मेकर यहाँ कौन होगा, प्रोमिसरी नोट में जो गुड्स को परचेज करेगा वो बिल का कौन होगा, मेकर होगा आपके पास, वो ही साइन करेगा, सिंपल सबके पास में। प्रॉमिस टू पे सर्टेन सम, ये प्रॉमिस करता है मैं आपको 3 महीने बाद पेमेंट करूंगा, ठीक है ना आपके पास में। तो यहां ये ड्रॉवर होगा आपके पास में, ये मेकर होगा आपके पास में, और ये साइन करेगा पास में। पेई कौन होगा, सिंपल सा, जो गुड्स का सेलर होगा वो पेमेंट क्या करेगा, रिसीव करेगा, और यहां ये कौन होगा, ड्रॉई होगा हमारे पास में। यहां कौन होगा, ड्रॉई होगा आपके पास में। तो सिंपल सा यहां ये ड्रॉवर होगा, यहां कौन होगा, ड्रॉई। पर वहां क्या होता था, ये ड्रॉवर होता था, ये ड्रॉई होता था, ठीक है ना। तो सिंपल सा प्रोमिसरी नोट का एक इंस्ट्रूमेंट है, सेम आपके पास में, अनकंडीशनल होता है, लेकिन यहां पर बिल लिखने वाले, ठीक है ना, और बिल लिखने वाले चेंज हो जाता है आपके पास में। बिल कौन लिखता है, दूसरी वहां एक ऑर्डर था, लेकिन ये क्या एक प्रॉमिस है। कौन प्रॉमिस करता है, प्रॉमिस वो पर्सन कर रहा है जो गुड्स को परचेज कर रहा है, कि मैंने आपसे गुड्स परचेज करते हैं, आई प्रॉमिस टू पे आफ्टर 3 मंथ सर्टेन अमाउंट आपके पास में, वो चीज आपके पास में। तो यहां पर दो पार्टीज होंगी, सेम हुई आपके पास में, दो पार्टीज होंगी। एक पार्टी कौन होगी, कैसे मेकर होगी, दूसरा कौन होगा, पेई होगा। ये मेकर यहाँ कौन होगा, ड्रॉवर होगा, ये पेई कौन होगा, ड्रॉई आपके पास में। बिल कौन लिखेगा, ये आपके पास में, बायर आपके पास में। ये प्रॉमिस करेगा, मेकर होगा और साइन करेगा। ये कौन होगा, सेलर होगा और पेमेंट रिसीव करेगा, ठीक है ना। तो दोनों में डिफरेंस आपके पास में, बिल ऑफ एक्सचेंज और इन दोनों में क्या है, डिफरेंस है। यहां तो बिल कौन लिखता है, सिंपल सा, बायर परचेज बिल लिखता है। यहां बिल कौन लिखता है, वहां बिल कौन लिखता था, सिंपल सा, जो सिंपल सा ड्रॉवर हुआ करता था, जो सेलर था वो बिल लिखता था आपके पास में, ठीक है ना। अब दोनों में डिफरेंस भी है, तो डिफरेंस हमारे पास में क्या क्या है वो देखते हैं आपके पास में। देखो नेक्स्ट हम लेते हैं इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट में क्या डिफरेंस है ना, बहुत इजी है आपके पास में। ड्रॉवर, ड्रॉवर सिंपल सा, बिल ऑफ एक्सचेंज में कौन होता था आपके पास में, सेलर ड्रॉवर होता था,
जो क्रेडिटर्स था, आपके पैसे लेने वाला आपके पास में। यहाँ ड्रॉअर कौन होता है आपके पास में, जो डेटर्स होता था, और जो बायर होता था वो ड्रॉअर था हमारे पास में, ठीक है ना। तो ड्रॉअर सिंपल सा, यहाँ बिल ऑफ एक्सचेंज कौन था, जो सेलर था आपके पास में ड्रॉअर था, और यहाँ जो बायर था आपके पास में वो ड्रॉअर था आपके पास में, है ना। दूसरी चीज क्या है, ऑर्डर, ये तो एक ऑर्डर है बिल ऑफ एक्सचेंज, ये क्या एक प्रॉमिस है आपके पास में, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, एक्सेप्टेंस। बिल ऑफ एक्सचेंज को हम क्या करते थे, जब बिल लिखा था किसने, सेलर बिल लिखता था तो ड्रॉइंग से उसको एक्सेप्ट कराता था आपके पास में, हाँ आई विल पे यू, ठीक है ना। इसको तो हमको एक्सेप्ट करने की जरूरत है, लेकिन इसको एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। क्यों, यहाँ बिल कौन लिख रहा है आपके पास में, बायर लिख रहा है कि आई विल पे यू, मैं तुम्हें 3 महीने पेमेंट करूंगा, तो लेने वाला तैयार ही रहेगा भाई, तो उसको जरूरत क्या आपके पास में, वो तो ले गई, तो इसको नीड नहीं आपके पास में। पार्टीज, 3 पार्टीज होते हैं, ड्रॉअर, ड्रॉअर एक होता है ड्रॉई, एक होता है पेई, ड्रॉअर, ड्रॉई और एक पेई होता है आपके पास में। पेई का मींस पेमेंट लेने वाला, तो सिंपल सा है, ड्रॉअर वो होता है जो गुड्स सोल्ड करता है, ड्रॉई होता है जो परचेज करता है, पेई का मींस पेमेंट लेने वाला। तो पेमेंट लेने वाला सिंपल सा ये खुद भी हो सकता है, और चाहे तो मिलकर को ट्रांसफर कर दे तो वो भी हो सकता है। यहाँ 2 ही पार्टी होती है, प्रोमिसर होता है और एक पेई होता है आपके पास में। नेक्स्ट आपके पास में लायबिलिटी। अब लायबिलिटी कब क्रिएट होती है, सिंपल सा क्या होता है, लायबिलिटी ऑफ ड्रॉअर अराइज ओनली इफ द एक्सेप्टर डज नॉट पेमेंट। जैसे मैंने किसी पर्सन को गुड्स सोल्ड किया, सिंपल सा गुड्स सोल्ड किया, मैंने बिल लिखा और उसने एक्सेप्ट करके बिल मेरे पास रख दिया। अब वो बिल मैंने किसी थर्ड पार्टी को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, एंडोर्स कर दिया 10,000 का, और उससे कर दिया पेमेंट कर देना, लेकिन वो पेमेंट नहीं करता है। अब जो थर्ड पार्टी जो किसके पास आएगी, मेरे पास आएगी, तो मेरी लायबिलिटी क्रिएट होगी। यदि ड्रॉई पेमेंट नहीं करे तो मेरी लायबिलिटी क्या होगी, क्रिएट होगी, मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। तो ड्रॉअर की लायबिलिटी कब क्रिएट होगी, जब ड्रॉई पेमेंट नहीं करता है। नेक्स्ट कहता है प्रोमिसर हैज टू प्राइमरी। अब प्रोमिसर कौन है, सिंपल सा जिसने गुड्स परचेज किया है उसी की लायबिलिटी है, और किसी की तो हो ही नहीं सकती, वो ट्रांसफर नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्या है, कॉपीज। फॉरेन, जब बिल ऑफ फॉरेन जब हम ट्रेड करते हैं तो 3 कॉपीज होती है इसमें, लेकिन अदरवाइज एक ही कॉपी होती है। यहाँ फॉरेन में करो चाहे लोकल करो, एक ही कॉपी होती है प्लस में। दूसरा का स्टैंप, नोट नीड टू स्टैंप, यहाँ स्टैंप नहीं लगता गवर्नमेंट स्टैंप के वास्ते, लेकिन यहाँ पर स्टैंप की जरूरत पड़ती है। तो ये हमारे पास में क्या थे, हमारा डिफरेंस था हमारे पास में। चलिए ये टर्म्स है जो बिल ऑफ एक्सचेंज में हम यूज में लेंगे। नंबर 1 इज जस्ट ड्रॉअर। ड्रॉअर कौन पर्सन होता है, ड्रॉअर कौन पर्सन होता है, ड्रॉअर वो पर्सन होता है गुड्स को सोल्ड करता है आपके पास में, ठीक है ना। सोल्ड करने का बिल को क्या करता है, राइट करता है, बिल को मेक करता है, बिल का साइन करता है, वो पर्सन कौन होता है, ड्रॉअर होता है हमारे पास में, ठीक है ना, बिल का मेकर। दूसरा है ड्रॉई। ड्रॉई पर्सन कौन होता है, सिंपल सा ड्रॉई वो पर्सन होता है जो बिल का, जो गुड्स को परचेज करता है, बायर होता है आपके पास में, और बिल को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है कि आई विल पे यू आफ्टर 3 मंथ, मैं आपको 3 महीने में पेमेंट करूंगा, मैं एक्सेप्ट करता हूं आपके पास में। वो कौन होता है, बायर होता है, बिल का एक्सेप्टर होता है आपके पास में। तो इसके लिए तो बिल रिसीवेबल होता है आपके पास, और इसके लिए क्या होता है, बिल पेबल, तो इसके लिए लायबिलिटीज होगा, इसके लिए असेट्स होगा। नेक्स्ट होता है पेई। पेई वो पर्सन जो पेमेंट लेता है, तो ये खुद पर्सन ही पेमेंट हो सकता है, पेमेंट रिसीवर, तो पेमेंट रिसीवर खुद ड्रॉअर भी हो सकता है। कौन हो सकता है, ड्रॉअर भी हो सकता है। दूसरा पर्सन कौन हो सकता है, जिस थर्ड पार्टी जिसको बिल क्या कर दिया जाए, ट्रांसफर कर दिया जाए, ठीक है ना। अगर ये चाहे तो बिल किसको, तीसरी पार्टी को ट्रांसफर कर सकता है कि आप मेरी तरफ से उसको पेमेंट, इसको बोल देगा कि आप उसको पेमेंट करना बिल, और ये इसको ट्रांसफर कर देगा, है ना। तो पे कौन हो सकता है, खुद ड्रॉअर भी हो सकता है, पेमेंट खुद भी ले सकता है, या थर्ड पार्टी भी हो सकती है हमारे पास में। नेक्स्ट क्या है, टर्म्स ऑफ बिल। बिल का ड्यूरेशन क्या है, हमने गुड्स सोल्ड किया किसी को और 3 मंथ के लिए, तो 3 मंथ का जो ड्यूरेशन होगा इट इज नोन एज द टर्म्स ऑफ द बिल। ओके, नेक्स्ट है ड्यू डेट। आपके पास में क्या कहलाएगी, ड्यू डेट का मीन सिंपल सा आफ्टर 3 मंथ जो डेट आती है। जैसे सिंपल सा हमने क्या करा, गुड्स सोल्ड किया फर्स्ट 3rd जैन को सोल्ड किया गुड अपने 3 मंथ के लिए आपके पास में, कितने के लिए, 3 मंथ के लिए, ठीक है ना। तो 3rd जैन से 3rd फेब क्या डेट आएगी, 3 महीने कब होंगे, 3rd फेब, 3rd मार्च, 3rd अप्रैल, तो 3 अप्रैल इसकी ड्यू डेट कहलाएगी। आप समझ रहे हो, 3 जनवरी को हमने गुड्स सोल्ड किया, तो 3 महीने कब होंगे, 3rd फेब, 3rd मार्च, 3rd अप्रैल, तो ड्यू डेट कौन सी कहलाएगी, ये आपकी ड्यू डेट कहलाएगी। ओके, आफ्टर 3 मंथ जो टाइम आएगा वो हमारा कहलाएगा क्या, ड्यू डेट हमारे पास में कहलाएगी। ओके, अब आता है डेज ऑफ ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड का मींस क्या होता है, एडिशनल डेज। ग्रेस पीरियड कौन से होते हैं, 3 दिन ग्रेस पीरियड होते हैं। अब कोई पर्सन को क्या है, जैसे
सिंपल सा गवर्नमेंट कितने दिन एक्स्ट्रा देती है? 3 दिन। यदि किसी पर्सन की डेट आती है 3 अप्रैल पेमेंट करना, उसके बाद भी 3 दिन एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। हो सकता है उसके माइंड में नहीं हो, वो भूल गया हो, तो उसके बाद भी 3 दिन उसको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं कि आप इतने टाइम तक पेमेंट कर सकते हैं आपके पास में। तो डेज ऑफ ग्रेस कितने? 3 दिन होते हैं। कितने होते हैं? 3 दिन होते हैं। तो सिंपल सा हमारे पास में जब पेमेंट करना होता है तो इसमें 3 दिन और जोड़ होते हैं आपके पास में। तो ग्रेस पीरियड का में से 3 डेज, ड्यू डेट में कितना टाइम और जोड़ते हैं? 3 डेज और जोड़ते हैं। अब आता है आपके पास डेट ऑफ मैच्योरिटी कौन सी कहलाती है? एक तो ड्यू डेट थी आफ्टर 3 मंथ, फिर 3 डेज ग्रेस पीरियड और थे। अगर ड्यू डेट में हम 3 डेज और जोड़ दें तो जो डेट आएगी वो हमारी कौन सी कहलाएगी? डेट ऑफ मैच्योरिटी। जैसे यहाँ 3 अप्रैल आ रही है, 3 अप्रैल में ये ड्यू डेट कितनी आई है? 3 अप्रैल हमारे पास में आई है। प्लस क्या करते हैं? सिंपल सा 3 डेज और जोड़ दो इसमें, तो कितने? 6 अप्रैल इसकी क्या होगी? डेट ऑफ मैच्योरिटी आपके पास में होगी। क्या होगी? डेट ऑफ मैच्योरिटी हमारे पास में होगी। अब कंडीशन क्या है हमारे पास में डेट ऑफ मैच्योरिटी में? अब कंडीशन हमारे पास में क्या समझना, 3 डेज हमारे नेशनल हॉलीडे हो सकते पास में, 3 दिन हमारे नेशनल हॉलीडे हैं। एक तो हमारे पास में क्या है? सिंपल सा 15 अगस्त, 26 जैन और एक आता है 2 अक्टूबर। 3 दिन हमारे क्या नेशनल हॉलीडे फिक्स है हमारे पास में। इस दिन हमारी ड्यू डेट आती है आपके पास में, कहती है अगर 15 अगस्त हमारी ड्यू डेट आती है तो एक दिन पहले ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ड्यू डेट कौन सी मान जाएगी? 14 अगस्त। यदि इसकी ड्यू डेट आती है 26 जनवरी तो आपको कितनी माननी पड़ेगी? 25 जैन। यदि 2 अक्टूबर आपकी ड्यू डेट आती है तब आपके पास क्या कमानी? 1 अक्टूबर, एक दिन पहले आपके पास में। ठीक है ना? तो सिंपल से ड्यू डेट का यदि हमारे पास 3 डेट आपके फिक्स है आपके पास में, एक तो हमारी कहलाती है कौन सी है? सिंपल सा आपके पास में 2 अक्टूबर है, और सिंपल सा हमारे पास 2 अक्टूबर है, 26 जैन है और 15। यदि ये डेट आ जाती है तो हमें क्या एक दिन पहले ड्यू डेट आएगी? 24 अगस्त लोग, 14 अगस्त लोगे, 25 जैन लोगे, 1 अक्टूबर। ओके, ये हमारी डेट ऑफ मैच्योरिटी कहलाती है ड्यू डेट में 3 डेज प्लस करने के बाद में। नेक्स्ट आता है बिल ऑफ साइट और डिमांड। जिस बिल में टाइम का कोई ड्यूरेशन नहीं होता है, ड्यूरेशन नहीं होता है, टाइम पीरियड गिवन है, नो टाइम इज पेमेंट इज गिवन। यदि उसमें टाइम नहीं दे रखा है तो वो हमारा कहलाता है कि बिल एट साइट और डिमांड। जिस टाइम बिल को शो करेगा उस टाइम आपको पेमेंट मिल जाएगा। इट मींस इसमें क्या गिवन नहीं है? डेट। ठीक है ना? ड्यू डेट गिवन नहीं है प्लस में, तो जिस दिन शो करोगे उस दिन आपको पेमेंट मिल जाएगा। नेक्स्ट है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। अब एक फैसिलिटी आपके पास दे दी हमारे पास में, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। बहुत अच्छी फैसिलिटी आपके पास में। गवर्नमेंट ने क्या फैसिलिटी? सिंपल सा, मैंने किसी पर्सन को गुड्स सोल्ड किया, ओके, 4 मंथ के लिए गुड्स सोल्ड किया, वो मुझे 4 मंथ बाद ही पेमेंट देगा। अब मुझे कल ही पैसे की जरूरत पड़ जाए, मैं उसके पास पेमेंट लेके उसने पेमेंट करने से मना कर देगा। अब गवर्नमेंट ने क्या फैसिलिटी? गवर्नमेंट ने फैसिलिटी कि जिस बैंक में आपका अकाउंट है, जो आपका बैंक है, वहां उस बिल को लेके जाइए। लेकिन आपकी गुडविल अच्छी है तो बैंक क्या करेगा? 3 महीने का 4 महीने का जो दे रखा है वो डिस्काउंट काट लेगा अपना। 10,000 का मिले कितना काटेगा? 10-20 में डिस्काउंट काट लेगा और आपको पेमेंट कर देगा। मुझे पेमेंट मिल गया। अब बैंक क्या करेगा? 4 महीने बाद जो पर्सन दूसरा है वो मुझे पेमेंट नहीं करेगा, वो बैंक को पेमेंट करेगा। अब मैं उससे क्या बोलूंगा? आप किसको पेमेंट करो? बैंक को पेमेंट करो। अगर वो बैंक को पेमेंट करना है तो अगर वो पर्सन बैंक को पेमेंट नहीं करता, बैंक किसके अकाउंट में पैसे फाइंड कर लेगा? मेरे अकाउंट से। तो मुझे क्या फायदा हुआ? जो 4 महीने बाद पेमेंट मिला था वो बैंक से पेमेंट मुझे 4 महीने पहले मिल गया। 20 या 50 रुपए क्या करा? डिस्काउंट काटा। बैंक को क्या मिला? डिस्काउंटिंग चार्ज ले लिए। तो ये डिस्काउंटिंग फैसिलिटी कहलाती है टाइम से पहले में लेना। नेक्स्ट है एंडोर्स ऑफ द बिल। एंडोर्स का मीन सिंपल सा क्या? मैंने गुड्स सोल्ड किया किसी को, मेरे को किसी और को पेमेंट करना है, तो बिल मैंने उसको ट्रांसफर कर दिया, एंडोर्स कर दिया। अब वो पेमेंट किसको करेगा? उस पर्सन को, बिल उसको दे दिया। बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। अब ये क्या चीज क्या होती है? बिल मेरे पास रखा हुआ है, 4 महीने बाद पेमेंट मिलेगा। बैंक हमारे बहुत सारे काम करता है, नल बिजली का बिल भरना, इंश्योरेंस प्रीमियम भरना। तो मैंने बैंक को एक काम और दे दिया कि इस बिल का जो पेमेंट 3 महीने बाद है, जो मुझे लेना है, मैं आपको दे रहा हूं, आप मेरे अकाउंट में लेकर के जमा कर देना। और उस पर्सन ने क्या किया? बैंक में जमा कर देना। तो कहलाता है बिल को बैंक में भेज दिया, किसके लिए? कलेक्शन के लिए। ओके, नेक्स्ट है नोटिंग ऑफ द बिल। अब नोटिंग ऑफ द बिल क्या होता है? अब क्या होता है? सिंपल है, मैंने किसी पर्सन को गुड सोल्ड किया और टाइम पर पेमेंट करने से मना कर दे, हो नहीं कर रहा पेमेंट। अब मैं क्या करूं? तो सिंपल सा मैं क्या करता हूं कि नोटिंग कर लेता हूं उस बिल को। एक्चुअली क्या होता है, गवर्नमेंट के द्वारा कुछ
लीगल एडवाइजर जो होते हैं, लॉयर जो होते हैं आपके पास, वकील जो होते हैं, उनमें से कुछ गवर्नमेंट कुछ पर्सन को क्या करती है, एक अथॉरिटी दे देती है, वो कहलाती है नोटरी पब्लिक। वो क्या है, एक एविडेंस का काम करते हैं कि ये काम मेरे सामने हुआ था, मैं इसका क्या करता हूं, गवाह देता हूं आपके पास में। वो कहलाती है नोटरी पब्लिक आपके पास में। तहसील में, कोर्ट में ये पर्सन बैठे होते हैं पास में, उसके बदले में वो 10 से 20 रुपए लेते हैं आपके पास में। जब बिल डिसऑन हो रहता है तो हम बिल को कहां भेजते हैं, नोटरी वाले के पास में भेजते हैं, नोटिंग के लिए बिल को। वो अप्रूव करता है किसी का कि ये बिल मेरे सामने क्या डिसऑन हो रहा है, उस पर्सन ने पेमेंट करने से मना किया है, तो कहता है नोटिंग ऑफ बिल। नेक्स्ट होता है नोटरी पब्लिक। नोटरी पब्लिक कौन होता है, एक लीगल एडवाइजर आपके पास में होता है, गवर्नमेंट का द्वारा अपॉइंट पर्सन होता है आपके पास, कोर्ट में, तहसील में आपके पास कुछ पर्सन अपॉइंट होते हैं, वो एक एविडेंस करके अपनी सील लगाते हैं कि ये बिल डिसऑन हो रहा है, इसका मैं गवाह हूं, ठीक है ना, मैं एविडेंस पास, वो कहते हैं नोटरी पब्लिक। नोटिंग चार्जेस, अब नोटरी वाला क्या करता है, सील जब भी लगाएगा जब आपसे 50 रुपए ले लेगा, 20 रुपए ले लेगा, तो वो कहलाते हैं नोटिंग चार्जेस। अभी तो कौन पेमेंट कर देगा, मैं पेमेंट करूं, आने वाले टाइम में किससे लूंगा, उससे ले लूंगा। नेक्स्ट है रिटायरमेंट ऑफ द बिल आपके पास। रिटायरमेंट ऑफ बिल का मींस होता है टाइम से पहले पेमेंट लेना। मैंने गुड सोल्ड किया किसी पर्सन को 4 मंथ के लिए, बिल लिखा 4 मंथ का, उसने क्या एक्सेप्ट किया, बिल मेरे पास आ गया, 4 महीने बाद पेमेंट करेगा। अब मैं उससे कहता हूं मुझे यार पेमेंट चाहिए, लेकिन वो पर्सन क्या कहता है, कुछ डिस्काउंट देगा तो मैं पेमेंट दे दूंगा आपको, तो वो कहलाता है टाइम से पहले बिल का पेमेंट है रिटायरिंग ऑफ द बिल। पेमेंट टेक द बिफोर मैच्योर डेट, ओके, ड्यू डेट आपके पास। नेक्स्ट है रिन्यूअल ऑफ द बिल। रिन्यूअल ऑफ बिल का है आपके पास में। रिन्यूअल ऑफ बिल का मींस क्या होता है, जब बिल डिसऑन हो जाता है तो ड्रॉई जिसने बाय किया है वो आपसे रिक्वेस्ट करता है ड्यू डेट से पहले ही कि मेरे पास पेमेंट नहीं है, आप ऐसा करो इस बिल को कैंसिल कर दो और इस बिल के प्लेस में नया बिल लिख दो, मैं आने वाले टाइम में क्या दूंगा आपको, इंटरेस्ट भी दूंगा, तो वो कहता है रिन्यूअल ऑफ बिल, नया बिल लिखना। एकोमोडेशन बिल, ये बिल वो होते हैं जो दूसरे की हेल्प के लिए लिखे जाते हैं, इनका टारगेट ट्रेडिंग करना नहीं होता है आपके पास में, ठीक है ना, म्यूचुअल हेल्प के लिए लिखे जाते हैं आपके पास में, या सेलिंग और बाइंग कुछ नहीं। लास्ट हमारे पास में नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का मींस है जब किसी अपन प्रोमिस नोट को, सिंपल सा बिल ऑफ एक्सचेंज को या चेक को अपन क्या करता है, ट्रांसफर करते हैं, ऐसी कंडीशन में नेगोशिएशन कर लेते हैं। नेगोशिएशन का मींस है आने वाले फ्यूचर में कोई भी डिस्प्यूट हो, उन डिस्प्यूट को कैसे अपन सॉल्व कर ले आपके पास में, ठीक है ना, तो वो नेगोशिएट करते हैं कि कैसे इन डिस्प्यूट को क्या करें, रिजोल्व करें पास में, जैसे आने वाले टाइम में कोई डिस्प्यूट क्रिएट नहीं हो, वो कहता है आपके पास में नेगोशिएशन हमारे पास में। अब इस क्वेश्चन में सिंपल सा क्या है हमारे पास में, इस क्वेश्चन में दे रखा है आपके पास में डेट ऑफ बिल दे रखी है, पीरियड दे रखा है आपके पास में, और यहां दे रखी है डेट ऑफ मैच्योरिटी। हमें डेट ऑफ मैच्योरिटी निकालनी है आपके पास में, ठीक है ना, किसका पेमेंट किस दिन के पास में। आप दे रखा है 1 दिसंबर, आफ्टर 60 डेज, आफ्टर 60 डेज की क्या है, इसकी डेट ऑफ मैच्योरिटी आपके ड्यू डेट दे रखी है आफ्टर 60 डेज के पास में। तो कैसे निकालें, सिंपल सा आपका देखो, दिसंबर में कितने दिन होते हैं, 31 डेज होते हैं, तो दिसंबर में फर्स्ट तो गया ही, एक तो गया ही, अब दिसंबर के कितने दिन, 30 डेज तो दिसंबर के बचे हमारे पास में, हमें 60 तक लेना है, ये तो हो गया दिसंबर हमारे पास में पूरा। अब लेते हैं जनवरी, जनवरी के कितने दिन लें, 30 दिन लें आपके पास में, तो हमारी इसकी डेट क्या आती है, 30 जनवरी हमारे पास में आती है। इसमें 3 दिन प्लस और कर दो, 3 दिन प्लस करने का मीन्स क्या होगा, 31 जैन, फिर जैन के बाद 2 दिन और प्लस करो, 1 फेब और 2 फेब, तो ये इसकी डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या कहलाएगी, 2 फेब। मेरी बात समझेगी नहीं, हमारे पास में 1 दिसंबर तो इसकी डेट दे रखी है बिल लिखने की, दिसंबर में कितने दिन होते हैं, 31 तो एक दिन तो गया ही, तो दिसंबर के कितने दिन बचे, 31। फिर लेते हैं जनवरी के कितने दिन, 30, 60 पूरे हो गए, 30 जनवरी आपकी ड्यू डेट आती है, आपने 3 दिन और जोड़ने हैं, 30 जनवरी में 3 दिन और जोड़ो, 31 जनवरी 1 और 2, तो इसके डेट्स क्या आएगी, 2 फरवरी हमारे पास में आएगी, 2 फरवरी 2018 हमारे पास में डेट है, ये निकल के आएगी, ठीक है, इस तरह से ये किया मैंने आपके पास में। अब देखा 30 अप्रैल के बाद 2 महीने, 30 अप्रैल से 30 मई और 30 जून, इसकी डेट आती है 30 जून हमारे पास में आती है, क्या आती है 30 जून, 3 दिन जोड़ने हैं, 30 दिन बाद जुलाई से हो जाएगा, 3 दिन और जोड़ दो तो डेट आएगी 3 जुलाई, इसकी डेट आएगी 3 जुलाई, सिंपल सबके पास में क्या डेट आती है, 3 जुलाई। 28 फेब और 1 महीना, 28 फेब के बाद में 28 जैन दे रखी है, तो 28 फेब आपके पास में पूरा महीना हो गया, 3 दिन और जोड़ दो इसमें। फरवरी के बाद मार्च आएगा, 3 मार्च,
3 मार्च को आपके पास में कितना आती है 3 मार्च को। ओके 23 नवंबर, 2 महीने, नवंबर से दिसंबर, दिसंबर से जनवरी, नवंबर से दिसंबर, दिसंबर से जनवरी, 23 जैन आपके पास में आती है। 23 जैन से 23 नवंबर से दिसंबर और 23 जैन, और 3 दिन और जोड़ दो इसमें, 26 जैन आती है। लेकिन मैंने क्या बताया 26 जैन आती है, लेकिन 26 जैन को पेमेंट नहीं कर सकते क्योंकि नेशनल हॉलीडे है। इससे एक दिन पहले कितना हो जाएगा 25 जैन आपके पास में, 25 आ रही थी, 6 आ रही थी, हमने 25 ली, क्यों? ये नेशनल हॉलीडे है। लेकिन ऐसा हॉलीडे जिसका पता ही नहीं हो, कोई जयंती आ गई, ठीक है ना, कोई भी जयंती आ गई आपके पास में, गुरु नानक जयंती आ गई, कोई आपके पास जयंती आ गई, तो ऐसी कंडीशन में एक दिन बाद में, संडे आ गया तो एक दिन बाद में पास में। ओके नेक्स्ट है 29 मई, 4 महीने, मई से जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 29 से मई से जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 29 सितंबर आता है। सितंबर कितने का होता है 30 का, 3 दिन जोड़ो तो एक दिन तो हो गया 30 सितंबर, सितंबर पूरा होगा। अक्टूबर 2 दिन जोड़ दो, 2 अक्टूबर आपके पास में आती है, तो यहां आ जाएगा 2 अक्टूबर। अब 2 अक्टूबर की छुट्टी होती है, ये ध्यान रखना है, तो डेट क्या आएगी 1 अक्टूबर हमारे पास में डेट आएगी।